इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। तो ये इस सिद्धांत का मतलब ये है कि परिवर्तन के साथ अवतरण, परिवर्तन के साथ अवतरण, यानी कि इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये अपने अंदर क्या करते हैं, अपने अंदर पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन लाते हैं। और परिवर्तन लाने के क्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी जब इनके अंतर्गत परिवर्तन आ जाता है तो ये एक नई जात या नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। आज उसी परिवर्तन की वजह से आज इतनी ढेर सारी विविधताएं हैं जीव जंतुओं पेड़ पौधों में, जिनका अध्ययन हम अलग अलग करते हैं। तो अर्थात मतलब परिवर्तन के साथ अवतरण, ये अपने अंदर, अपने जीनों के अंदर, अपने जो डीएनए होता है उनके अंदर परिवर्तन लाने के बाद क्या करते हैं, नए जीवों का अवतरण, यानी कि नए जीव उत्पन्न करते हैं या नई प्रजातियां उत्पन्न करती हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि निम्न कोटि के सरल जीवों से, सरल जीव मतलब जो एक कोशिकीय होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं या यूकैरियोटिक होती हैं। तो उन सरल जीवों में जो क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति होती है। जटिल जीव का मतलब जो बहुकोशिकीय हैं और वेल डेवलप्ड, उनकी कोशिकाएं वेल डेवलप्ड हैं, यानी कि जो कोशिकाएं हैं, जो उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, वो पूर्ण रूप से विकसित हैं। तो वही कहा जा रहा है कि निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों का विकास ही क्या कहलाता है, जैव विकास। जैसे यहाँ पे देखिए आप, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक, पादप और जंतु जगत। तो मोनेरा के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये इसकी जो कोशिका होती है, एक तो एक कोशिकीय होती है, और लेकिन जो केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। तो लेकिन इसके अंतर्गत, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें मोनेरा जगत के अंतर्गत जो उदाहरण आते हैं, जैसे जीवाणु मतलब बैक्टीरिया हो गया आपका, और नील हरित शैवाल हो गया, नील हरित शैवाल को ही क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया हो गया, और आपका माइकोप्लाज्मा, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, और ये यूकैरियोटिक होती है, यानी कि इसकी मतलब कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, विकसित होता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो एक कोशिकीय शैवाल, किसकी बात किया जा रहा है, एक कोशिकीय शैवाल। और अगर हम डाई एटम हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, और अमीबा हो गया, क्लोरेला हो गया, ये सब क्या है, ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं, जो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। तो देखिए मोनेरा जगत के अंदर कितनी विविधताएं हैं, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कितनी विविधताएं हैं। तो इनका विकास क्या हुआ, अब ये सूक्ष्म जीव या निम्न जीव से, यानी कि सरल जीवों से क्या हुआ है, जटिल जीवों का निर्माण हुआ है। वही कहा जा रहा है कि परिवर्तन के साथ अवतरण। अगर हम कवक की बात करते हैं तो कवक के अंतर्गत क्या आता है, जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, पेंसिलियम हो गया। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कवक के अंतर्गत आते हैं। और पादप जगत, जिसे आप लोग तो जानते ही हैं, पादप जगत को कई भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अंतर्गत भी इतनी विविधताएं हैं कि इसको हम कई उपवर्गों में बांट दिए हैं। जैसे आपका थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। ब्रायोफाइटा पादप जगत का क्या है, एक उभयचर है। और टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। अगर हम जंतु जगत की बात करें तो इसके अंदर भी ढेर सारी विविधताएं हैं। इनमें भी क्या नाम है, मतलब सालों साल मतलब क्या करते हैं, अपने आप में अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं और नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो जंतु जगत की अगर हम बात करें तो जंतु जगत को भी कई भागों में, कई उपवर्गों में बांटा गया है। जैसे पोरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया,
टीनोफेरा हो गया आपका, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, निमेटोडा हो गया, एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया। आर्थ्रोपोडा क्या है? जंतु जगत का मतलब जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आपका मोलस्का हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब जंतु जगत के उपवर्ग हैं। तो यानी कि क्या है, ये निम्न कोटि के सरल जीव से उच्च कोटि के जटिल जीवों का तरफ इनका निर्माण है, निर्माण क्रम को दर्शाया गया है। तो लेकिन ये जीव जंतु जो है अपने अंदर जो ये विकास की क्षमता लाएं, जो चेंजेस इनके अंतर्गत हुआ, तो ये परिवर्तन कैसे हुआ, तो इसके संबंध में जो है विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा क्या है अपने अपने मत दिए गए, मतलब अपने अपने सिद्धांत दिया, उन्होंने अपने विचारों को रखा और अपने उस विचारों को मतलब एक सिद्धांत के तौर पर पेश किया। अब और उसकी व्याख्या भी बड़े स्तर पर किया गया। जैसे लैमार्क जी ने क्या किया? लैमार्क जी ने सबसे पहले जैव विकास के संदर्भ में अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। तो उसे हम क्या कहते हैं? लैमार्कवाद। डार्विनवाद के द्वारा जो दिया गया उसे हम डार्विनवाद कहते हैं। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी कि ह्यूगो डी ब्रीजवाद कहलाता है। तो हम इसको एक एक क्रम वाइज पढ़ेंगे कि जैव विकास क्या होता है। तो लैमार्कवाद पहले हम अध्ययन कर रहे हैं, लैमार्कवाद। तो जीव मतलब क्रमिक विकास क्या है? जीव विज्ञान का अर्थ ही होता है कि क्रमिक विकास। जीव विज्ञान का अर्थ ही होता है क्रमिक विकास। यानी कि क्रमिक विकास क्या होता है? जीव जंतुओं में परिवर्तनों का एक क्रम है जो लाखों वर्षों में होता आ रहा है। तो उसी के संदर्भ में पहला जो सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा दिया गया? लैमार्क के द्वारा दिया गया। तो अगर हम लैमार्क के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, तो लैमार्क जो है प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों में क्या किया? भेद किया। और विकासवाद के क्या है? ये विकासवाद के जन्मदाता हैं। तो लैमार्कवाद ने एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने जो मतलब ये कहाँ के मतलब वैज्ञानिक थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क, इनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। ये अपनी एक पुस्तक लिखे कब? 1809 में। और उस पुस्तक का क्या नाम है? फिलॉसफी जूलॉजिक। इनके पुस्तक का नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। और इसी में इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं हम? लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद कहते हैं। तो इनके पुस्तक से जो निम्नलिखित मूल धारणाओं पर मतलब बातें निकल के आई, वो क्या है कि सभी जीव क्या करते हैं? बड़े होने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि सभी जीव, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, क्या करते हैं? सभी में बड़े होने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि जीवों एवं अंगों में क्या होता है? निरंतर वृद्धि होती रहती है। जीवों एवं अंगों में क्या होता है? निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिन पर वातावरणीय परिवर्तनों का सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो जीव होते हैं, जो उनके अंग होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है कि पर्यावरण का यानी कि वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जीवों की संरचना, कायिकी, उनके व्यवहार वातावरण में परिवर्तन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव। तो इस पॉइंट के माध्यम से लैमार्क जी ने बताया कि जो जंतु या जीव अपने अंगों का जिस अंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है, वो अंग सबसे ज़्यादा विकसित होता है, और जिस अंग का प्रयोग वो कम करता है वो उतना विकसित नहीं हो पाता है। जैसे कि उन्होंने जिराफ को देखा, तो उनके जो गर्दन, मतलब जिराफ के गर्दन को जब देखा तो उनके दिमाग में यही बात आया, तो यही बात घर कर गया कि मतलब ये जिराफ का जो गर्दन है ये लंबी
इतनी कैसे, उसी पर इन्होंने अनुसंधान करना शुरू कर दिया, पता लगाना शुरू कर दिया। तो फिर जो पता लगाया तो ये सब पॉइंट निकल के सामने आए। जैसे न्यूटन थे, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे तो ये एक सेब गिरा, तो उनके दिमाग में ये चीज़ प्रश्न कर गया कि सेब कैसे गिरा, और उसी पर आधारित उन्होंने क्या कर दिया, खोज करते करते गुरुत्वाकर्षण की खोज की। तो उसी प्रकार लैमार्क ने जब जिराफ को देखा तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ खड़ा हुआ, और उसी का पता लगाने के चक्कर में उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया। उनके कहने का मतलब है कि जब जिराफ जो है अपनी गर्दन और अगली टांगों का यूज वो इतना ज़्यादा करने लगे समय के साथ वो इतना ज़्यादा परिवर्तन करने लगे कि वो एक तरह से उनकी लक्षण बन गया, उनका एक तरह से कह सकते हैं कि उपार्जित लक्षण हो गया, यानी कि उनके द्वारा अर्जित की गई वो लक्षण हो गया जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है। तो वही कह रहे हैं चौथे पॉइंट पे, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उनके कहने का मतलब है जिस जीव ने अपने विकास के क्रम में जो लक्षण अर्जित किया, जो लक्षण उसने पाया, वो आने वाले संतति को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। उनका कहने का मतलब यही है। अब उपार्जित लक्षण वही होते हैं, उपार्जित लक्षणों का वंशागमन होता है। ये चारों पॉइंट हो गए। अब लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो लैमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, जो कि जिराफ के उद्विकास का क्रम का रेखा चित्र। आप इस वीडियो को देखिए, मतलब इस फिगर को देखिए, ये जिराफ कितना छोटा है। जिराफ छोटा है तो पेड़ पौधे भी छोटे हैं, यानी कि उसकी गर्दन छोटी है, पेड़ पौधे छोटे हैं, इसलिए उसकी गर्दन छोटी है। मतलब कि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है उस पेड़ के पत्तियों को खाने में, यानी कि घास की उपलब्धता से उसकी टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की लंबाई कम है। लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ, ये पेड़ अपने आप में परिवर्तन किया और बड़ा हो गया। अब जब ये बड़ा हो गया तो इसकी गर्दन तो छोटी ही थी, अब इसको खाने में, पेड़ की पत्ती को खाने में जिराफ को क्या करना पड़ेगा, अपने गर्दन को उठाना पड़ेगा, और जब गर्दन उठाने पर नहीं मिलेगा तो अपने पैर को उठाना पड़ेगा। तो इसी क्रम में वो अपने पैरों को उठाता चला गया, अपने गर्दन को उठाता चला गया, धीरे धीरे वो पत्ती को पाता चला गया। लेकिन इसी क्रम में पौधे का और विकास होता चला गया। जब और विकास होता चला गया, पौधे ने अपने अंदर और परिवर्तन लाया वातावरण के हिसाब से वो अपने अंगों में और विकसित किया, यानी कि वातावरण का उसके प्रभाव पड़ा, इसी वजह से उसने और वृद्धि किया। अब जब ये वृद्धि किया तो ये जिराफ तो है, अब इसको और अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा। इस गर्दन को इसने क्या किया, और बढ़ाया, और टांगों को भी कूद के उछल के बढ़ाने की कोशिश की। और ये क्रम इतनी जल्दी नहीं होता, ये क्रम लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो अब देखिए पेड़ और बड़े हो गए, परिवर्तन के हिसाब से और बड़े हो गए, तो क्या हुआ, जिराफ भी अपने गर्दन को ऊंचा कर लिया। तो ये क्या है, ये एक तरह से ये क्या दिखा रहा है, लैमार्कवाद का जो सिद्धांत है उसको सेटिस्फाइड कराने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम एक एग्जांपल और लें, जैसे सांप है, सांप के जो पूर्वज थे उनमें पैर पाए जाते थे, लेकिन वो अपने पैरों का प्रयोग कम करते थे, यानी कि क्यों करते थे, क्योंकि झाड़ियों के मध्य रेंगने और जो बिल में घुसने में क्या करते थे, वो बाधा उत्पन्न करते थे, जिससे उसका उपयोग कम हो गया। जब कम उपयोग हो गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके पैर समाप्त हो गए। तो उनके कहने का मतलब यही है कि जब उस अंग का इन्होंने प्रयोग नहीं किया,
जब उस अंग का प्रयोग नहीं किया तो ये धीरे धीरे समाप्त होते गए और इनके जो संतति है, जो मतलब वंश बढ़ा, उन उन पीढ़ियों में, उन पीढ़ियों के अंतर्गत वो चीज़ विलुप्त हो गई। इनका कहने का मतलब यही था कि शारीरिक रूप से जो लक्षण अर्जित किया जाता है वो क्या होता है, वो संतति में ट्रांसफ़र होता रहता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है। ये अगर हम एक एग्जांपल और देखते हैं, मनुष्य, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, ये बंदर की तरह है, यानी कि हमारे पूर्वज ही हैं जो पहले चार दोनों पैर और हाथों से चलते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें क्रमिक विकास हुआ, ये क्रमिक विकास को दर्शाता है। तो ये पहले दोनों पैरों से चलना शुरू किए और हाथ को क्या किए, अब धीरे धीरे हाथ का प्रयोग चलने में नहीं करते थे, अब ये हाथ का प्रयोग अन्य कार्यों में करना शुरू कर दिए। अब यहाँ देखिए, ये अब सीधा एक मतलब सीधा खड़ा होने लगे और हाथ में क्या हुआ, अब हाथ का प्रयोग ये अपने अन्य कार्यों में करने लगे और सिर्फ चलने में किसका प्रयोग करने लगे, पैरों का। यहाँ देखिए मानो सीधा खड़ा होने लगा और ये पैरों से चलना शुरू कर दिया, हाथ में देखिए भाला वाला लेने का मतलब अन्य कार्यों में लगाना शुरू कर दिया हाथों को। तो इस तरह से क्या है, ये मानव का विकास क्रम है, मानव का विकास। इसी तरह चाहे चाहे भी जो जीव जंतु हैं, चाहे जो भी जीव जंतु हैं, चाहे वो पौधे हो गए, चाहे छोटा जीव हो गया, चाहे बड़ा, वो अपने आप को क्या किया, समय के साथ उसके शरीर में उसके अंगों का विकास होता चला गया। क्यों, मतलब विकास होने का क्रम में मतलब वातावरण का प्रभाव पड़ा, उस वातावरण के प्रभाव के हिसाब से उसने अपने आप को ढालने की कोशिश की और उसने जिस अंग का ज़्यादा विकास किया उसका ज़्यादा विकास हुआ और जिस अंग का प्रयोग कम किया वो कम विकास हुआ। और उसी से क्या, वो एक तरह से उनकी क्या उपार्जित लक्षण हो गए और ये उपार्जित लक्षण एक तरह से वंशागति हो गई, जो अपने संतति को, आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करता चला गया। अब मेन सिद्धांत, मेन परिकल्पना जो लैमार्क जी का था यही था, उनका कहने का मतलब यही था। और आप देख लीजिए डीएनए का ये फिगर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करिएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। इसका दूसरा वीडियो हम कल उपलब्ध करा देंगे।